नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि आप सभी हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज से हम शुरू करने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी जून 2025 की अपनी प्रिपरेशन और इसमें आज यह हमारी पहली क्लास है। हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और हम किस तरह इस प्रिपरेशन को शुरू करने वाले हैं, उस बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी क्लास में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट पाठ्यक्रम के इकाई 9 निबंध के बारे में। आपके पाठ्यक्रम में कुल 11 निबंध हैं और इस 11 निबंध में से आपके जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट हिंदी का, उसमें से प्रति वर्ष क्वेश्चन बनते हैं और अधिक मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं। तो वे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का पैटर्न क्या है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जब हम जान लेंगे कि निबंध में किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम अपने निबंधों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि आपकी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न निबंध से पूछे जा रहे हैं। आपके पहली कैटेगरी है सूची सुमेलन। सूची सुमेलन में 2 सूचियां दी हुई रहती है। इसमें कई तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि एक तरफ निबंध दिया हो और दूसरी तरफ निबंधकार। यह निबंध जो है आपके पाठ्यक्रम के हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये आपके पाठ्यक्रम के इतर दूसरे निबंधकारों से भी और उनके निबंधों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में इकाई 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास है और उसमें हम बहुत सारे निबंधकार पढ़ते हैं। तो वे निबंधकार जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पीवाईक्यू कहकर संबोधित करेंगे। तो जो निबंधकार और निबंध आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, वे तो आपको पढ़ने ही हैं। इसके अलावा जो आपके पाठ्यक्रम में निबंधकार दिए हुए हैं, उनकी सभी रचनाओं और उनके निबंधों को और उनके जीवन से जुड़े हुए विशेष घटनाओं को आपको पढ़ के जाना है। तभी आप जो है यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा जो सूची सुमेलन में दूसरी कैटेगरी पूछी जाती है, वह है निबंधकार और उनका जन्म वर्ष। फिर है तीसरी कैटेगरी में निबंध और उनका प्रकाशन वर्ष, या फिर वे कौन से निबंध संग्रह में संग्रहित हैं, तो उनका संकलन या संकलन वर्ष या प्रकाशन वर्ष ये भी पूछ लिया जाता है। फिर आपको निबंध की कोई कथन या पंक्ति दे दी जाती है और उसको उस निबंध से सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सूची सुमेलन से निबंध से बनते हैं। दूसरी कैटेगरी है प्रश्न पूछे जाने की काला अनुक्रम। काल अनुक्रम में आपको प्रकाशन वर्ष या जन्म वर्ष ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से निबंध का काला अनुक्रम, निबंधकारों का काल अनुक्रम या फिर निबंध संग्रह का काल अनुक्रम आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्नों के तीसरे कैटेगरी में सत्य असत्य कथन पूछे जाते हैं। आपको 4 से 5 स्टेटमेंट या कथन दिए जाते हैं और आपको इसमें से बताना होता है कि कौन से कथन आपके सही हैं या गलत हैं, है ना, जैसा आपके प्रश्न में पूछा गया हो। तो उसमें आपको निबंध में यदि कोई स्थान उल्लेखित है तो वह पूछ लिया जाता है। कोई महत्वपूर्ण पंक्ति है या किसी ऐतिहासिक घटना की चर्चा की गई है तो उसे पूछ लिया जाता है। कोई पात्र है या कोई उल्लेखित व्यक्ति विशेष है जिनकी चर्चा उस निबंध में की गई हो तो वह पूछ लिया जाता है। यदि कोई मुहावरा प्रयुक्त हुआ हो तो वह किस परिप्रेक्ष्य में या किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है तो वह पूछ लिया जाता है। न्यूमेरिकल डेटा यानी कि जो भी अंक वाले जो आपको लाइन मिलेंगी या वाक्य मिलेंगी वो पूछ लिया जाता है। जैसे आपके भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये आपका पहला निबंध है। इसमें आपको बोलते हैं कि 16 लाख का एक दूरबीन मिलता है, तो बोलेंगे कि इस निबंध में, मतलब भारतवर्ष उन्नति वाले निबंध में जो दूरबीन का कीमत बताया गया है वो कितने रुपए बताया गया है, तो 16 लाख, है ना। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर इसी को यदि हम कथन के रूप में, न्यूमेरिकल डेटा वाले का बता रही हूँ, यदि हम इसको कथन के रूप में फॉर्म करें तो बन सकता है कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। निबंध में दूरबीन की कीमत या तो 16 लाख रुपए है दी होगी,
तो आपका कथन सही हो जाएगा, या फिर इसे चेंज करके 20 लाख रुपए दे दिया तो आपका कथन गलत हो जाएगा। तो इस तरह के कथन आपसे बन सकते हैं। इन कथनों के अलावा आपसे निबंधकार के बारे में भी कथन बन सकते हैं। जैसे उनके जीवन के बारे में जो भी उनके निबंध हैं और भी अन्य निबंध, तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध इस भाग में संकलित हैं, या इस दिन प्रकाशित हुए, या इसके बारे में आलोचना है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे, या फिर कोई पुरस्कार यदि उन्हें मिला है, तो ये वाले कथन आपके बनते हैं। तो इस तरह से आपको निबंध में कोई प्रतीक, तुलना, विशेषता, पंक्तियाँ, कथन, निबंध संग्रह, संकलन, संकलनकर्ता, संबोधन या विचार, इन सब से क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं। तो हम जब निबंध पढ़ेंगे तो इन्हीं सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, और लाइन बाय लाइन हम जो है निबंध को पढ़ेंगे, और इन सारे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको देखते हुए चलेंगे, ताकि आप निबंध को पढ़ते वक्त, है ना, निबंध को पढ़ते वक्त सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को याद रख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकें। मैं उसमें आपको यह भी बताऊंगी कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। उदाहरण के लिए यदि हम आपके पाठ्यक्रम का ही देखें कि आपका जो पहला निबंध है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 निबंध आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। इनका जो जन्म वर्ष है, यानी कि जन्म काल है, तो वो है 1850 से 1885। बहुत ही कम आयु इनकी रही, और इस कारण से इनका जीवन काल जो है बहुत ही कम रहा। तो 1850 से लेकर 1885 में जो भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, उनके जीवन काल के दौरान जो भी ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई, उन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और वे सब यदि आप जानेंगे, तब आप जो है निबंध को और अच्छे से समझ बना सकेंगे। तो जितनी अच्छी समझ विकसित होगी, उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, आपको रटना कम पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि लेखक के जीवन परिचय, तो जीवन परिचय से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। जीवन परिचय में उनके जीवन काल के दौरान की ऐतिहासिक घटनाएं भी शामिल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐतिहासिक घटनाएं जो है इनके जीवन को प्रभावित करती हैं, और इसी से प्रेरणा लेकर के वे अपने निबंधों की रचना करते हैं, या किसी भी काव्य की रचना करते हैं। तो इस कारण से ये ऐतिहासिक घटनाएं आपकी समझ विकसित करने में बहुत ही सहायक हैं। तो चलिए देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन काल के दौरान कौन कौन सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो जब भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, उसके बाद 1853 में मुंबई से थाने भारत में पहली ट्रेन चली, है ना। और उस टाइम पे पोस्ट ऑफिस सर्विस भी स्टार्ट हुआ। यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी जो है इस टाइम पे लॉर्ड गवर्नर थे भारत के, है ना। फिर होता है 1855 में संथाल विद्रोह। 1856 में हिंदू विधवा विवाह अधिनियम पास होता है। 1857 में आपकी क्रांति होती है, पहली स्वतंत्रता संग्राम क्रांति। 1858 से आपसे ब्रिटिश हुकूमत प्रारंभ हो जाता है, यानी कि महारानी विक्टोरिया का डायरेक्ट भारत पर शासन शुरू हो जाता है। और ये सब घटनाएं जो है तब चलती हैं जब भारतेंदु जो है भारतेंदु का जीवन काल चलते रहता है, यानी इस दौरान वे बड़े होते रहते हैं, है ना। और इन्हीं के समकालीन तिलक भी इसी समय काल में जन्म लेते हैं। टैगोर, गांधी, विवेकानंद, लाला लाजपत राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले और मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारे जितने आपके नेता हैं बड़े बड़े, वे सब जो है भारतेंदु के समकालीन थे। यानी कि इनके विचारों का, इनके कृत्यों का प्रभाव भी भारतेंदु पर पड़ा। और उनके जो लेखन है, कार्य हैं, इनसे प्रेरित होकर ही उनके लेखन कार्य हुए हैं। उस समय की जो परिस्थितियाँ रही, जो तत्कालीन समाज की परिस्थिति रही, उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने अपने काव्य की रचना की है। जैसे कि आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें आपके दो निबंध हैं। पहला निबंध है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, और दूसरा है दिल्ली दरबार दर्पण। तो देखिए, भारतवर्ष की उन्नति, तो ये ख्याल क्यों आया? वह इसलिए आया
क्योंकि उस समय की परिस्थितियों में वे देख रहे थे कि भारत कैसे अवनति की ओर जा रहा है, भारत किस तरह से गुलाम बना हुआ है ना? उस क्योंकि वो यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत चलती थी। देखिए 1850 में भारतेंदु जन्म लेते हैं, 1858 में यानी कि भारतेंदु जब 8 साल के होते हैं तब से ब्रिटिश हुकूमत प्रारंभ हो जाता है। तो उस समय की परिस्थितियों से भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यह निबंध रचा गया। फिर दिल्ली दरबार दर्पण, तो दिल्ली दरबार जो है आपका 1877 में होता है। तो 1877 में पहला दिल्ली दरबार होता है और इसी से प्रेरणा लेकर के दिल्ली दरबार दर्पण जो है इसकी रचना होती है। तो इस तरह से आपको ये सब लिंक करने में आसानी होगी यदि आप इसके पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भूमि को थोड़ा थोड़ा भी जान लेंगे। जैसे कि आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है आर्य समाज, सत्य शोधक समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, इन सब के बारे में, और इनका जो वर्ष है, स्थापना वर्ष है, वह भी आपसे पूछा गया है। इवन जो इनके संस्थापक रहे हैं वह भी आपसे पूछे गए हैं। तो वह इसलिए पूछा गया है क्योंकि यह जब हम पढ़ते हैं तो इनका प्रभाव भी आपके हिंदी साहित्य में देखने को मिला है। तो प्रार्थना समाज, जिसका पहले नाम जो है आत्मीय सभा था, वह जो है 1867 में स्थापना हुई इसकी। सत्य शोधक समाज, इसमें ज्योतिबा राव फुले ने इसकी 1873 में स्थापना की। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने 1875 में स्थापना की। इसका कालानुक्रम भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अभी तक इन दोनों को सूची सुमेलन में पूछा गया है। एक तरफ आपका स्थापना वर्ष दिया रहता है या फिर संस्थापक दिया रहता है और एक तरफ समाज का नाम, है ना? तो इस तरह से 1877 में पहला दिल्ली दरबार होता है और इसी से प्रेरणा लेकर के जो निबंध लिखा गया है वह आपके पाठ्यक्रम में है। 1885 में भारतेंदु की मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनका देहावसान हो जाता है और इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह राजनीतिक उथल-पुथल उस टाइम पर राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी हुई थी। यहाँ पर जब आर्य समाज की स्थापना होती है उसी वर्ष जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी स्थापना होती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि उस समय पर शिक्षा की परिस्थितियाँ क्या थी, है ना? जो आपका धर्म था उसकी परिस्थितियाँ क्या थी, धर्म, संस्कृति, और जो आपका औपनिवेशिक राज जो चल रहा था उसकी परिस्थितियाँ क्या थी। तो इन सब से प्रेरित होकर ये रचना हुई है और इसे हम अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, और हम अपनी क्लास में वे सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आज हमने चर्चा की। तो इस तरह से जब हम निबंध पढ़ेंगे तो जो भी हमारे एग्ज़ाम का नया पैटर्न है उन सब पर हम बात करेंगे कि किस तरह से के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त हैं जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो उन्हें हेल्प कर सकती है पढ़ाई में, तो उन सब के साथ आप इसे शेयर कीजिए। इसे एमए हिंदी या बीए हिंदी के विद्यार्थी भी इस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि आप इसके पाठ्यक्रम में भी वही यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो है उसमें से बहुत कुछ मैच करता हुआ रहता है। तो अपनी समझ विकसित करने के लिए और कम समय में अधिक जानकारी के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और हिंदी विद एबी चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।